Right guys, so let us start on with another act which is known as the Companies Act 2013. अभी एक बैकग्राउंड बताता हूं इस कंपनीज एक्ट का. देखो, मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि पहले एक कंपनीज एक्ट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कंपनीज एक्ट 1956. कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956. एक्चुअली 1956 मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना एक्ट था. उस समय का जो एनवायरमेंट रहा होगा, राइट, उस एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो एक्ट बनाया होगा. बट 1956 और आज के करंट सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस. द वे इन विच द बिजनेस इज डन, द एक्सपोजर, राइट, एवरीथिंग हैज सब्सटैंशियली चेंज. इसलिए क्या किया गया ना, 1956 वाले एक्ट को अमेंड किया गया. क्या किया गया? अमेंड. और जो बदलाव की जरूरत थी, कीपिंग इन माइंड द करंट डे, राइट, इकोनॉमिक सिनेरियो, उस तरह से कंपनीज एक्ट के अंदर बदलाव किया गया. अभी बेसिकली ये कंपनीज एक्ट किनके ऊपर अप्लाई करता है? बोला कंपनी के ऊपर अप्लाई करता है. किसके ऊपर? कंपनी. अभी देखो, कंपनी क्या होता है? इट इज अ फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस. क्या है? फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस. मतलब मेरा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके अगर बेचने का काम है ना, आई कैन डू इट एज अ सोल प्रोप्राइटर. कैसे कर सकता हूं? एज अ सोल प्रोप्राइटर. मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलके भी ये बिजनेस कर सकता हूं. उसको मैं क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप. I may have a family business, right? I may have a family business जहां पे हम लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं. उस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली बिजनेस. इसी तरह से ये जो मोबाइल फोन का बिजनेस है ना, मैं कर सकता हूं इन कंपनी फॉर्मेट. कैसे कर सकता हूं? कंपनी फॉर्मेट. क्या बिजनेस करने का तरीका बदलेगा? नहीं. बिजनेस क्या है मेरा? मोबाइल फोन बनाना और मोबाइल फोन बेचना. फॉर्मेट जो भी रहे, राइट, द बिजनेस विल गो ऑन एज इट इज. मतलब प्रोप्राइटर हूं तो भी बनाऊंगा और बेचूंगा, पार्टनरशिप में है तो भी बनाऊंगा बेचूंगा, अनडिवाइडेड फैमिली है तो भी मोबाइल फोन बनाएंगे और बेचेंगे, और कंपनी फॉर्मेट में भी करेंगे तो मोबाइल फोन बनाएंगे और बेचेंगे. अभी कौन से फॉर्मेट में करना, ये एक बिजनेसमैन का चॉइस है. क्या है? एक बिजनेसमैन का चॉइस. अगर मैं अकेला आदमी हूं और चाहता हूं कि मैं अपने खुद के नाम पे बिजनेस करूं तो मैं एज एन प्रोप्राइटर ऑपरेट कर सकता हूं. अगर कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके मेरे को करना है बिजनेस तो मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं. देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस एज वेल, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता हूं. और इन्हीं दोस्तों के साथ अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मैं एक कंपनी भी फ्लोट कर सकता हूं या कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं. तो ये चॉइस किसकी है? बिजनेसमैन की चॉइस है कि भाई उनको किस फॉर्मेट में बिजनेस करना है. हर एक बिजनेस को अलग नियम गवर्न करेंगे, राइट. हर एक बिजनेस को अलग नियम गवर्न करेंगे. जैसे हमने देखा, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है, एलएलपी को एलएलपी एक्ट गवर्न करता है. ऐसे ही ये जो कंपनी फॉर्मेट ऑफ बिजनेस है ना, इसको द कंपनीज एक्ट गवर्न करता है. तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट. भाई कि बिजनेस तो सेम ही रहेगा, किस फॉर्मेट में करना है, क्या शेप उसको देना है, क्या कपड़े उसको पहनाने हैं, दैट इज नोन एज द फॉर्मेट विच वी चूज. अभी देखो क्या होता है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जो बिजनेस होता है वो उनके ओनर से अलग नहीं माना जाता, राइट. जो बिजनेस होता है वो उनके ओनर से अलग नहीं माना जाता. मतलब प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस आर कंसिडर्ड एज अ सेम लीगल एंटिटी. सिमिलरली पार्टनरशिप एक्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने वहां पे समझा था कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसका लॉ के नजर में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है. द कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज द फर्म. बट इन दोनों ही फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में क्या है ना, जो ओनर्स है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर ओनर है वो, पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर ओनर है वो, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. क्या? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मतलब अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है और बिजनेस की लायबिलिटीज आर मोर देन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो जो डेफिसिट होगा ना वो इन ओनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से या पर्सनल रिसोर्सेज से भी चुकाना होगा. तो ये जो है ना, इन दो फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक बड़ा सेटबैक है. क्या है? सेटबैक. मतलब
जब आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला जाता है तो आपका फाइनेंशियल एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि ट्रेड रिसेशन आ गया, कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गया, किसी भी कारणवश हो सकता है कि बिजनेस लॉसेस में आ जाए। इसमें हो सकता है कि जो ओनर है उसकी खुद की कोई गलती नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही ऐसा डेवलप हुआ कि बिजनेस लॉस में चला गया। तो अगर ऐसा होगा ना तो क्या होगा कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनका घर बार बिक जाएगा टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को सील्ड करने के लिए, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बचाने के लिए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब कि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में जनरली जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होता है ना वो होता है लिमिटेड कंपनी का। कौन सा होता है? लिमिटेड कंपनी। मतलब ये फॉर्मेट क्या प्रोवाइड करता है कि जो ओनर्स होंगे ना उनका लायबिलिटी लिमिटेड होगा, राइट? ओनर्स होंगे उनका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। लॉ ने क्या किया ना, ओनर और बिजनेस दोनों को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दिया। पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बिजनेस के एसेट्स है उनका मालिक कौन है? ओनर। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इस कैरेक्टरिस्टिक को हटाया गया। बोला कि हम बिजनेस को एक सेपरेट लीगल व्यक्ति मानेंगे और उनके ओनर्स को हम उनसे सेपरेट मानेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो ओनर्स होंगे ना उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। एंड जो कंपनी होगी ना, लॉ की नजर में कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन के तरह देखेंगे। कैसे देखेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन के तरह देखेंगे। पर्सन मतलब क्या? ह्यूमन बीइंग। बट कंपनी को क्या बोला? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब हम जानते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी हम मान लेंगे कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और जो पावर्स ह्यूमन बीइंग्स के पास होते हैं सारे पावर्स हम कंपनी को देंगे। मतलब अगर मैं एज अ प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता हूं, लोन्स लेता हूं, कोई मेरे से गलत करे तो मैं उनके ऊपर केस करता हूं, कोई हमारे ऊपर केस कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोला कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है ना, हम ओनर को अलग कर देंगे और कंपनी को अलग। कंपनी का खुद का एक लीगल वजूद होगा, सारे काम जो कंपनी करेगी वो अपने नाम पे करेगी, राइट? जो सारे काम कंपनी करेगी अपने नाम पे करेगी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कंपनी के खुद के नाम के बनेगा। अगर किसी पे केस करना है तो कंपनी खुद अपने नाम से केस करेगी। अगर किसी को कंपनी पे केस करना है तो वो कंपनी के नाम पे केस करेगा। जो कंपनी के एसेट्स है, देखो कंपनी के एसेट्स कैसे बनेंगे? शेयर होल्डर्स पैसा लगाएंगे कंपनी में और उस पैसे से, राइट, कंपनी अपने एसेट्स एक्वायर करेगी। पार्टनरशिप में भी तो ऐसा ही होता है ना कि पार्टनर्स पैसे लगाते हैं और उस पैसे से, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, उससे जो फर्म है अपने एसेट्स खरीदती है। बट इन एसेट्स का मालिक कौन होता है? फर्म के पार्टनर्स। बिकॉज हमने बोला ना कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। बट कंपनी फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में पैसा किसने लगाया? ओनर्स ने। इन ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। इस पैसे से एसेट्स किसने खरीदे? कंपनी ने। अभी इन एसेट्स का मालिक कौन? क्या शेयर होल्डर? बोला नहीं। कौन मालिक रहेगा? कंपनी खुद। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। इनके एसेट्स का मालिक कौन? कंपनी खुद। सारा काम जो करेगा किसके नाम पे होगा? कंपनी के खुद के नाम पे सारा काम होगा। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? बोला कंपनी की। किसकी? कंपनी की। शेयर होल्डर्स को उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी सोचो ना यार, आज मैंने रिलायंस के, इन्फोसिस से इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद के रखे हैं। अगर वो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और अगर वो मेरे को पर्सनली लायबल कर दे एज अ शेयर होल्डर तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना, राइट? कोई इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। इसलिए कंपनी को अलग आइडेंटिटी दिया गया, शेयर होल्डर्स को अलग आइडेंटिटी दिया गया। बोला कि भाई कंपनी फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में जनरली कुछ कंपनीज होती है जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, जिसको हम देखेंगे सेपरेटली। बट जनरली 99% केस में क्या होता है? लिमिटेड कंपनीज होती है जहां पे उनके जो ओनर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब ये वर्ड को समझना, लायबिलिटी नहीं होती है ऐसा नहीं बोला,
क्या बोला? लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एक लिमिट हम बांध देंगे, उससे ज्यादा आप लायबल नहीं हो। तो नॉर्मली जो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस होता है वो क्या होता है? आइदर अ लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन तरह की कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। मतलब जब हमने देखा है ना अकाउंट्स में कि कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आया, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट तुम्हारा देना बाकी है उतना ही तुम्हारा कंपनी के प्रति लायबिलिटी है, उससे ज्यादा तुमसे कंपनी नहीं मांग सकती है। तो यहां पे देखो क्या हो गया ना कि जो ओनर्स है कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स है, उनको प्रोटेक्शन मिला। क्या मिला? प्रोटेक्शन। कि भाई अगर धंधा बंद होता है, किसी कारणवश लिक्विडेशन हो जाता है, तो अपने काम के लिए कंपनी जिम्मेदार रहेगी, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जिम्मेदार नहीं है। यहां पे कॉर्पोरेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे क्या बोला कि भाई हम ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिस्टिंक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिस्टिंक्शन करेंगे। जो ओनर्स होंगे उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स, और ओनर्स के बिहाफ में जो कंपनी को संभालेगा, कंपनी को मैनेज करेगा, उनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग में, राइट। और जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या माने जाएंगे? ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो एज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस आई हैव नेवर गॉन टू द ऑफिस ऑफ रिलायंस। कौन मेरे लिए काम कर रहा है? दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि सर मुकेश अंबानी तो शेयर होल्डर भी है और मुकेश अंबानी जी तो सीएमडी भी है, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ, तो ये होता है बिकॉज इंडिया में क्या है ना, यूजुअली जो कंपनीज होती है वो प्रमोटर ड्रिवन कंपनी होती है। कैसी? प्रमोटर ड्रिवन। मतलब मैंने कंपनी स्टार्ट की अपना पैसा लगा के, धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो हुई, फिर मैंने पब्लिक से पैसा मांगा। तो वहां पे ना जो प्रमोटर ओनर होता है ना, उसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। इसलिए वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी बैठ सकता है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी कंपनी। अभी देखो, जैसे प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा ओनर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? प्रोप्राइटर को। हम बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं ना, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन खा लेगा? दी प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप के केस में जो कैपिटल लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दी पार्टनर्स कैपिटल। और जो प्रॉफिट आएगा वो किसको मिल जाता है? पार्टनर्स को। हमने पार्टनरशिप एक्ट करते समय एक इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। कैपिटल कोई भी किसी भी प्रपोर्शन में लगा सकता है और उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी प्रपोर्शन में हो सकता है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ओनर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अभी देखो, ये शेयर होल्डर को मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं ना, तो शेयर मतलब क्या? हिस्सा। होल्डर मतलब कि भाई मेरे पास ये हिस्सा है। मतलब कंपनी फॉर्मेट में जो कैपिटल होता है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कंट्रोल विच यू हैव ओवर द कंपनी, राइट। कंपनी के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है वो डिटरमाइन करेगा कि भाई आपके पास कंपनी के कितने शेयर्स है। तो हाइपोथेटिकली हम माने कि भाई समझो 5 जने ए, बी, सी, डी और ई, और कंपनी का टोटल कैपिटल है 100 शेयर्स। कितने हैं? 100 शेयर्स। तो अगर ए के पास 30 शेयर्स है, बी के पास लेट्स से 40 शेयर्स है, इसके पास 10 शेयर्स है, इसके पास 15 शेयर्स है और इसके पास 5 शेयर है, हो गया ना 100। इसका मतलब क्या कि कंपनी के ऊपर इसका 30% हक है। कितना है? 30%। ये क्या कंपनी के एसेट्स का मालिक है? नहीं, ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी के एसेट्स का मालिक नहीं, बट कंपनी पे इसका कंट्रोल है। कितना? 30%। क्लियर है? कंपनी पे इसका कंट्रोल है। कितना? 30%। इसका 40, इसका 10, इसका 15, इसका 5। इसलिए जो कंपनी का कैपिटल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। बिकॉज वो कैपिटल
आपका हिस्सा बताता है। क्या बताता है? आपका हिस्सा। कंपनी में आपका कितना हिस्सा है वो क्या बताएगा? शेयर कैपिटल। जिसके पास जितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसका पास कंपनी पे उतना हिस्सा। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो जब भी बटेगा इसी प्रोपोर्शन में डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखो ये कंपनी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज द वे इन विच यू हैव स्ट्रक्चर्ड योर बिजनेस। अगर कंपनी फॉर्मेट में आपको बिजनेस करना है तो कौन से एक्ट को फॉलो करना है? द कंपनीज एक्ट 2013। किस एक्ट को? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। जो कि कंपनी की जितनी भी रेगुलेशन है वो दैट्स द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है। अभी कंपनी फॉर्मेट में अगर आपको बिजनेस करना है तो समझो कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने आए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपको कौन सा फॉर्मेट चूज करना है। अगर अकेले कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो, कुछ लोग मिलके कर रहे हो तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप एलएलपी भी कर सकते हो, आप कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो। आज के दिन में तो अगर आप अकेले कर रहे हो ना तो आप वन मैन कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो। क्या? वन पर्सन कंपनी, राइट। ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो। तो फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं हर एक तरह के फॉर्मेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा। मैं बताऊंगा कि भाई अकेले हो अगर प्रोप्राइटरशिप करते हो कोई ज्यादा नियम आपको अप्लाई नहीं करते। पार्टनरशिप में अगर करते हो तभी भी आपको कोई ज्यादा नियम अप्लाई नहीं करते। मोरलेस जो टैक्सेस है वही आपको नियम फॉलो करने होंगे। बट अगर एलएलपी या कंपनी फॉर्मेट में आओगे, राइट, तो आपको कंपनीज एक्ट के या एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ पहले आपको अपने बिजनेस का जन्म कराना होगा। क्या कराना होगा? जन्म कराना होगा। पार्टनरशिप में तो क्या करते हैं? अग्रीमेंट बनाते हैं, एक नाम डिसाइड कर लेते हैं, वो अग्रीमेंट को स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करा के पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं और आपकी कंपनी शुरू हो गई, मतलब आपकी पार्टनरशिप शुरू हो गई। बट कंपनी के लिए मैंने क्या बोला? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन का तो जन्म होगा तभी तो वो पर्सन बनेगा ना। इसका जो जन्म हुआ है ना वो प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है? प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा हुआ है। जब भी एक व्यक्ति का जन्म होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ। जब कंपनी का बर्थ होता है ना हम उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन आपका जन्म हुआ ना वो आपका क्या हो गया? बर्थ डेट। जिस दिन कंपनी का जन्म होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे आपके पास आज के दिन आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में आपका एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है, वैसे ही कंपनी का जब जन्म होगा ना तब उसको एक सिन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और ये एक यूनिक नंबर होगा जिस नंबर के द्वारा आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है ना तो कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है। क्या है? लीगल एंटिटी। लॉ ने इनको एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया है। तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो जन्म तो करवाना पड़ेगा ना। जन्म कैसे करवाओगे? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। कैसे कराओगे? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब आज के दिन में इंडिया में द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज एन ऑनलाइन प्रोसेस। क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस। आपको बताता हूं, आप MCA 21 की साइट में जाना आज, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा मे बी इन द नेक्स्ट सेशन कि किस तरह से सारा वर्क करता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अपेरेंट। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है कि किस कंपनी में कौन डायरेक्टर्स है, कितना कैपिटल है, क्या भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे अवेलेबल रहती है और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्या था ना, पहले ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ऑनलाइन नहीं था, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता था। कहां पे जाना पड़ता? रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता था और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता था और उसमें काफी टाइम भी लगता था। आज के दिन में जो सारा प्रोसेस है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, गवर्नेंस है और आप इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अपने ऑफिस में बैठे बैठे कंपनी का इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन करा सकते हो।
तो ये हो गया कि भाई हमें अगर कंपनी फॉर्म करनी है ना तो उसका जन्म होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जन्म होना पड़ेगा। इस जन्म होने को हम क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना, कंपनी के कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? माना जाता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। भाई ओनर अलग और कंपनी अलग। कंपनी का है ना परपेचुअल सक्सेशन है। क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब जैसे कि देखो, जिसका जन्म होगा वो एक ना एक दिन तो मरेगा ना, राइट? जिसका जन्म होगा वो एक ना एक दिन तो मरेगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। क्या है ये? नेचुरल प्रोसेस। बट कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन है। क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब अनलेस, देखो कंपनी का जन्म कैसे हुआ? लीगल प्रोसेस के द्वारा। तो जब तक लीगल प्रोसेस के द्वारा तुम कंपनी का अंत नहीं करोगे ना, तब तक कंपनी चलती रहेगी। देखो क्या होता है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के केस में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, क्या वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विल कम टू एन एंड। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप के केस में हमने देखा था ना कि जनरल रूल क्या बोलता है? ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, राइट? अनलेस अदरवाइज अग्रीड। मतलब अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में डिसाइड करके रखा है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। बट अगर समझो दो ही पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, क्या हो जाएगा? द बिजनेस विल कम टू एन एंड। बट जो कंपनी है ना उसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ये चलता रहेगा, कंपनी का कभी डेथ नहीं होगा, राइट? कंपनी का कभी डेथ नहीं होगा, बिकॉज ये नेचुरल पर्सन नहीं है। कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन। जिस प्रोसेस के द्वारा जन्म कराया उसी प्रोसेस के द्वारा उसका अंत होगा। मतलब लीगल प्रोसेस के द्वारा अगर जन्म हुआ है तो लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही उसका वाइंडिंग अप होगा। मेंबर्स आए जाए, मेंबर के डेथ के वजह से, राइट, कंपनी का एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मे बी रिलायंस इंडस्ट्री के पहले शेयर होल्डर्स थे धीरूभाई अंबानी। क्या उनके जाने के बाद कंपनी का एंड हो गया? नहीं ना। उनके शेयर्स किसके पास चले गए? उनके बेटों के पास, उनकी फैमिली के पास। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? सक्सेशन। यहाँ पे इनहेरिटेंस होता है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना वो ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होता है? ट्रांसफरेबल। तो मेंबर के रहने या नहीं रहने से कंपनी के कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आती। द कंपनी वुड जनरली गो ऑन फॉर एवर। इवन 1% कंपनी की जो अभी हम बात कर रहे थे ना, वहां पे भी एक्ट बोलता है कि आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस पर्सन के लेट्स से इनकेपेबिलिटी या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो नॉमिनी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। फिर बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कंपनी का बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या कि जो कंपनी के ओनर्स है ना उनकी लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। अभी देखो अलग अलग तरह की कंपनीज होती है। जनरली हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके बात करेंगे। एक हो गया आपका कंपनी लिमिटेड कंपनी, दूसरा हो गया गारंटी कंपनी, तीसरा हो गया अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब क्या? वो कंपनी विच बाय इट्स मेमोरेंडम, राइट? विच बाय इट्स मेमोरेंडम। बिकॉज देखो जब भी आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराने जाओगे ना, कुछ चीजों की जरूरत होती है। क्या? पहले तो आपको कंपनी के नाम का अप्रूवल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कंपनी के नाम का अप्रूवल। मतलब एक लीगल प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन फॉर्म कुछ फिल करने होंगे और आपको नाम अप्रूव कराना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप जो नाम चाह रहे हो उस नाम से ऑलरेडी कोई अगर कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो वो नाम आपका अप्रूव नहीं होगा। तो आपको कुछ चॉइसेस देने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे वो आपके लिए नाम रिजर्व करेंगे। फिर आपको क्या करना होगा? आपको अपने डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अभी डायरेक्टर का भी एक जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है ना, वैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। मतलब हर एक डायरेक्टर का एक यूनिक आईडी, राइट, हमारा ये आरओसी क्रिएट करके देगा। डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेमोरेंडम एंड
आर्टिकल्स, राइट। क्या? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। वो दो डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करने होंगे, रिक्विजिट फीस और इंफॉर्मेशन देनी होगी, तब जाके आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। तो देखो हमारी कंपनी कितने की तरह की हो सकती है, एक लिमिटेड, दूसरी गारंटी कंपनी, तीसरी अनलिमिटेड कंपनी। तो यहां पे लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहेगा, राइट। किसमें लिखा रहेगा? मेमोरेंडम में लिखा रहेगा कि शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स, उससे ज्यादा उनसे नहीं मांग सकते हैं। जनरली ज्यादातर कंपनीज देखोगे ना तो इंडिया में लिमिटेड कंपनीज ही मिलेगी। फिर हम बात करेंगे गारंटी कंपनी। देखो गारंटी कंपनी कैसी कंपनी होगी ना, जहां पे उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे ना, उन्होंने एक अमाउंट गारंटी किया होगा। क्या? एक अमाउंट गारंटी किया होगा कि कंपनी के वाइंडिंग अप के समय हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। दे वुड हैव लेट्स से गारंटीड अ फिक्स सम ऑफ मनी, और ये कंट्रीब्यूट कब करेंगे? ड्यूरिंग दी वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी। मतलब गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप से पहले आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं मांगोगे, वाइंडिंग अप होगा तभी मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज होगी, एंड दैट इज ऑल्सो लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटी। कुछ कंपनीज होती है जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्या? अनलिमिटेड कंपनी बहुत ही रेयर केस है, बिकॉज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या है कि ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड बने। बट फिर भी कंपनीज है इंडिया में जो अनलिमिटेड कंपनीज है, और ये अनलिमिटेड कंपनीज के केस में क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप में ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिजनेस की डेट्स के लिए ओनर के पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं, वैसे ही इन कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो ओनर्स होंगे, उनके पर्सनल एसेट्स यूज हो सकते हैं टू पे दी डेट्स ऑफ दी कंपनी। तो देखो हमने अभी कितने कैरेक्टरिस्टिक देखा, बोला एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा, लॉ की नजर में उसकी एक अलग हैसियत होगी। जितना भी काम करेगा ना अपने नाम पे करेगा। क्या? जितना भी काम करेगा अपने नाम पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगा, दूसरे पे केस करेगा, खुद के ऊपर केस होगा, जो भी होगा वो उसके खुद के नाम पे होगा। क्या मेंबर और कंपनी को सेम मानेंगे? नहीं। शेयर होल्डर और कंपनी सेम नहीं है। अगर कंपनी के एसेट्स है तो क्या उसका मालिक उसका शेयर होल्डर है? नहीं। मालिक कौन है? कंपनी खुद उसका मालिक है। क्लियर है? कंपनी खुद उसका मालिक है, उसका शेयर होल्डर उसके एसेट्स का मालिक नहीं है। क्लियर है? कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट है, तो हो सकता है कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बने, हो सकता है कि शेयर होल्डर कंपनी पे केस कर दे, हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर पे केस कर दे, हो सकता है रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदा, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं शेयर होल्डर हूं फिर भी केस कर सकता हूं उसके ऊपर, मैंने कुछ गलत किया रिलायंस के साथ, वो भी मेरे ऊपर केस कर सकता है, राइट। तो दोनों को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हम मानेंगे, शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग। फिर हमने क्या बोला कि क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट विल हैपन? देयर विल बी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर में कम एंड गो, द शेयर्स विल चेंज हैंड्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, but the business of the company will continue. It is not affected by the death, insolvency or otherwise of the shareholders. फिर हमने क्या बात की? फिर हमने बात की कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी, राइट। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी। अगर लिमिटेड कंपनी है तो कैसा रहेगा बताओ? तो लिमिटेड। व्हाट इज द लिमिट? अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स। ये लिमिट कहां पे दिया रहेगा? ये बात कहां लिखी रहेगी? मेमोरेंडम में। कहां पे? मेमोरेंडम में। फिर दूसरे टाइप की कंपनी कौन सा बोला? गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी मतलब उसके मेंबर ने एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी दी है कि वाइंडिंग अप के समय इतना मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करूंगा। तीसरा मैंने क्या बोला? अनलिमिटेड, मतलब कंपनी की लायबिलिटीज के लिए मेंबर्स भी पर्सनली लायबल है। फिर हम बात करेंगे कि भाई ये तो क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब इसका नेचुरल पर्सन नहीं है। कैसा है? लीगल पर्सन, राइट। इट इज अ लीगल पर्सन, लॉ के प्रोसेस के द्वारा इसका जन्म हुआ है, और इसका जो अंत भी होगा वो भी लॉ के प्रोसेस के द्वारा ही होगा। अभी देखो कंपनी बोला ना कि अपने नाम पे सारा काम करेगी। अगर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, समझो ना, तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो,
राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? एक पेपर में स्टैम्प पेपर जो भी होगा, जो भी लिखोगे सारा कुछ, और क्या करोगे? साइन करोगे ना। दोनों पार्टीज क्या करेगी? साइन करेगी। भाई ये हमारी कंपनी तो बेचारी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल। भगवान ने हाथ दिए क्या उसको? आरओसी ने भी नहीं दिए हाथ उसको, तो वो साइन अभी कैसे करेगी? साइन तो नहीं कर सकती ना। तो उसके फंक्शनिंग के लिए उसे ह्यूमन एजेंसी की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? ह्यूमन एजेंसी की। और ये ह्यूमन एजेंसी जनरली कौन बनेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट। इनके मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी फंक्शन करेगी। तो अगर कंपनी को खुद को अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करना होगा ना। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएगी? नहीं। तो यूजुअली क्या कॉन्सेप्ट था ना, एक कंपनी का रबर स्टैम्प बनाया। क्या बनाया गया? रबर स्टैम्प। देखा है ना, ऐसे थप्पा मारते हैं, उसको बोला कॉमन सील। क्या बोला? कॉमन सील। फिर बोला कि यार अभी ये थप्पा मारने वाला सिस्टम तो एकदम आउटडेटेड हो गया ना, आज कौन थप्पा मारता है यार? अभी देखो, थप्पा भी मारेगा तो कौन मारेगा? कंपनी के बिहाफ में कोई आदमी ही मारेगा, मे बी उसका कोई डायरेक्टर मारेगा। तो भगवान ने तो उसको सिग्नेचर करना सिखाया है ना, तो उससे थप्पा क्यों लगवा रहे हो? आज के दिन में तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है ना। आज तो डिजिटल सिग्नेचर का जमाना है, राइट। हम लोग फिजिकल सिग्नेचर भी नहीं करते। सारे जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं उसमें सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा साइन होते हैं। तो बोला भाई कि तुमको अगर पुराने जमाने में जीना है तो तुम्हारी कंपनी में कॉमन सील हो सकता है, हम उससे तुम्हें ना नहीं करेंगे। बट अगर तुम समझते हो कि जमाना चेंज हो गया है तो यू कैन डू विदाउट अ कॉमन सील। मतलब अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। बोला कोई भी डॉक्यूमेंट जो कॉमन सील के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए था, अब उस डॉक्यूमेंट को 2 डायरेक्टर्स अगर साइन कर दे तो हम मान लेंगे कि वो ऑथेंटिकेट हो गया। या अगर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो साइन कर दे तो भी चलेगा। क्लियर है? तो कॉमन सील का रिक्वायरमेंट चला गया। 2 डायरेक्टर साइन कर दे या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी चलेगा। तो देखो सारे कंपनी सेक्रेटरी के लिए कितनी खुशी की बात है, राइट। कि तुम साइन करोगे तो माना जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दिया, राइट। यू हैव अ पावर इक्विवेलेंट टू कंपनी साइनिंग द डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ध्यान से समझो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये कंपनी को लेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आएंगे टेक्स्ट पे। जितनी बातें की मैंने एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की, अभी टेक्स्ट पे उसको एक बार पढ़ लेंगे सो दैट आप उसको कनेक्ट कर पाओ। तो देखो सबसे पहले जो कंपनी का डेफिनेशन है, मतलब कंपनी क्या होता है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है। किसमें? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी हैज बीन गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बोला। क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे पहले का कोई भी कंपनी लॉ के अंदर अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हुए थे तो भी हम आपको कंपनी मानते हैं। तो प्रीवियस कंपनी लॉ तो हमें दिख रहा है ना, कौन सा था? 1956। बट क्या इससे पहले भी इंडिया में कंपनीज थी? हाँ, टाटा बिरला इससे पहले ब्रिटिश समय से वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। तो जो तब का जो भी कंपनी लॉ होगा ना, उसके अंदर वो रजिस्टर हुए होंगे। इसलिए बोला या तो आप करंट एक्ट के अंदर हुए हो या तो किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर अगर आपका इनकॉर्पोरेशन या जन्म हुआ है तो आप हमारे कंपनी के डेफिनेशन के अंदर कवर हो गए। क्लियर है? सेकंड देखो क्या बोला, बोला एप्लीकेबिलिटी, राइट। व्हाट डिड दे टॉक अबाउट? एप्लीकेबिलिटी। तो देखो मैं बोलूंगा ना यार कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करेगा, आप बोलोगे सर सारी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। पर अभी एक बात बताओ ना, एक कंपनी का नाम सुना है HDFC बैंक लिमिटेड? शेयर की ट्रेडिंग होती है ना। ICICI बैंक लिमिटेड, शेयर की ट्रेडिंग होती है ना। फिर बहुत कंपनीज लेट्स से इंश्योरेंस के बिजनेस में होती है, राइट। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
राइट। बहुत सारी कंपनीज है जो लिमिटेड कंपनीज इंश्योरेंस में डील करती है। अभी यहाँ पे कैलकाटा में इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है? CESC लिमिटेड, वो भी लिस्टेड कंपनी है, उसके भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। बट बोला ये सारा हम जानते हैं कंपनी है, बट इनका नेचर ऑफ बिजनेस दूसरी कंपनी से थोड़ा अलग है। मतलब नॉर्मली तो कंपनीज क्या करेगी? गुड्स बेचेगी या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। बट ये इन तरह की जो कंपनीज है ना, उनका कुछ स्पेसिफिक नेचर का बिजनेस है और गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रेगुलेटर बिठाए हैं। क्या बिठाए? रेगुलेटर, जो इनके बिजनेस को, इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ये कंपनी तो है, तो किसकी बात मानेगी? कंपनीज एक्ट की तो बात उनको माननी होगी। पर अगर रेगुलेटर ने कुछ कहा ना, अगर रेगुलेटर ने कुछ एक्ट बनाया ना, तो एक्ट में लिखी हुई बात पहले मानेगा, फिर कंपनीज एक्ट की बात मानेगा। मतलब किसी मैटर पे कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा, उनके जो रेलेवेंट एक्ट है उसमें कुछ लिखा, तो उनका रेलेवेंट एक्ट पहले अप्लाई करेगा, फिर कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। तो बोला कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, क्या इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, उनके लिए इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट बना हुआ है। तो पहले वो उनकी बात मानेगा, उसके बाद वो हमारी बात मानेगा। अगर हम जो बोले और वो जो बोले, अगर उसमें डिफरेंस है, तो उनकी बात पहले मानी जाएगी, बिकॉज उनके स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो एक्ट बनाया गया है। तो बोला एक्सेप्ट वेयर प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट। क्या आर? इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस और IRDA एक्ट। इनकंसिस्टेंट मतलब मैं कुछ बोला, ये कुछ बोली, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई ना। जब दोनों चीज सेम नहीं रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंसी है, किसकी बात मानोगे? IRDA एक्ट की बात मानोगे, कंपनीज एक्ट की बात नहीं मानोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, ये जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर इसका जन्म हुआ है ना, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इसके ऊपर लागू होते हैं। सिमिलरली बोला कि भाई HDFC बैंक लिमिटेड जो है ना, ये कंपनी भी है, बट इसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है? बैंकिंग। तो पहले किसकी बात मानेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। किसकी मानेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। उसके बाद हमारी बात मानेगा। मतलब दोनों इनके ऊपर अप्लाई होंगे। एक वो कंपनी जो एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, CESC लिमिटेड। लिमिटेड है तो भाई कंपनी, हमारी बात तो माननी होगी। बट उनका स्पेसिफिक लॉ कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो पहले उसकी बात मानेगा, फिर हमारी बात मानेगा। क्लियर है? या और कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न है, तो वो स्पेशल एक्ट को भी फॉलो करेगी। एब्सोल्युटली क्लियर? Such body corporate which are incorporated by an act for the time being in force, and as the central government may by notification specify in this behalf। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी और तरह के कंपनी के ऊपर अगर वो स्पेशल एक्ट अप्लाई करता है, तो उनको उस एक्ट की भी बात हमारे से पहले माननी पड़ेगी। क्लियर है? तो कंपनी को किस सेक्शन में डिफाइन किया? 2 क्लॉज 20। क्या? 2 क्लॉज 20। बोला क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। राइट? मतलब हमारे रिजीम के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। राइट? हमारे रिजीम के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। मतलब या तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आपका जन्म हुआ, या तो मे बी ब्रिटिश रूल वाले इंडिया में आपका जन्म हुआ, बट इंडिया में जन्म हुआ ना, तो आप इंडियन सिटीजन माने जाते हो। इसी तरह कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी कंपनी लॉ के अंदर आपका जन्म हुआ है, तो हम आपको कंपनी का दर्जा देंगे। बट बोला इन तरह की कंपनीज है ना, कौन कौन सी? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। राइट? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी पे उनके लिए जो रेलेवेंट एक्ट बनाए गए हैं, उनकी पहले बात मानी जाएगी। अगर हम जो बोले और वो जो बोले उसके बीच में समानता नहीं है, तो उनकी बात तुम पहले मानना। फिर कुछ महान लोगों ने कंपनी का डेफिनेशन दिया। क्या दिया? डेफिनेशन दिया। देखो, कंपनी का डेफिनेशन इज द फीचर ऑफ द कंपनी। राइट? कंपनी का डेफिनेशन इज द फीचर ऑफ द कंपनी। तो
भाई कंपनी को क्या बोला, दे इज अ कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल बीइंग, ये भी हमने समझा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इनविजिबल, क्या देख पाते हो क्या कंपनी को, नहीं। इनटेंजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, इसको पर्सन किसने बनाया, लॉ ने इसको पर्सन बनाया, ठीक है। बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विथ द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट, मतलब उसको क्रिएट करने वाले ने जो जो उसमें फीचर्स डाले वो ही फीचर्स कंपनी के जाने जाएंगे। उस तरह से अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिए, हमने ये देख लिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 का डेफिनेशन क्या, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।